चैनल वेलकम टू माय चैनल माही मुन्नू में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो मैं लेके आई हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जितने भी कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं लाइक बैंकिंग के और IBPS PO क्लर्क के लिए, वो सभी इन क्वेश्चंस को ज़रूर से पढ़ें। तो मैं हर क्वेश्चन की डिटेल भी बताऊंगी कुछ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ने से और 4 ऑप्शन में से किसी एक को पढ़ने से क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहला ई बैंक गारंटी EBG जारी किया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक वॉज द फर्स्ट टू इशू एन ई बैंक गारंटी EBG इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक। थोड़ी सी डिटेल की ओर जाएंगे। ठीक है, HDFC बैंक बोला गया है, राइट। तो यहाँ पे जो HDFC बैंक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने हर क्वेश्चंस के क्या है थोड़ी सी बेसिक डिटेल ली है। तो जैसे ये क्या है कि थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली आंसर पढ़ के हम नहीं निकल सकते, राइट। तो HDFC बैंक ने पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, देखिए EBG यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज जारी किया, जिससे फिजिकल पेपर वर्क खत्म हुआ और डिजिटल प्रोसेस तेज हुआ। यह पहल नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस LED लिमिटेड NESL के साथ मिलकर शुरू की गई। तो काफ़ी स्टूडेंट, जब तक आप डिटेल नहीं जाओगे डायरेक्टली क्वेश्चन और 4 ऑप्शन के बीच में हम डायरेक्टली आंसर पढ़ेंगे तो वैसे याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ ऐसे होते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर बोला जाए तो EBG बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे थे, व्हाट इज़ EBG। तो यहाँ पे निकल के आया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, यानी जितने भी फिजिकल पेपर वर्क थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, डिजिटल प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है, भारत में MICR कोड कितने अंकों का होता है? तो आई थिंक 9। तो यहाँ पे आंसर भी है 9। हाउ मेनी डिजिटल आर देयर इन MICR कोड इन इंडिया? ठीक है, तो 9 अंकों का उत्तर होता है। तो थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इसमें डिटेल ये दिया गया है, जो MICR है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पढ़ें। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक INK कैरेक्टर रिकॉग्निशंस कोड, बैंक चेक की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। तो ये कोड जो होता है डेफिनेटली बैंक चेक की पहचान करने के लिए होता है। तो पहले 3 अंक शहर के लिए, अगला 3 अंक बैंक के लिए और आखिरी 3 अंक शाखा को दर्शाते हैं, ब्रांचेस को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बताया गया है RTGS प्रणाली में न्यूनतम ट्रांजैक्शन राशि क्या है? तो आई थिंक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते होंगे, 2 lakhs। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर द RTGS सिस्टम इन इंडिया? तो 2 लाख की लिमिट्स दी गई है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल ज़रूर पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लियरनेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है डिटेल में कि सबसे पहले ये जानना होगा RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में बड़ी राशि के ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि RBI ने न्यूनतम लिमिट्स जो हैं वो 2 lakhs और उसकी ऊपरी सीमा नहीं रखी है, बस 2 lakhs न्यूनतम मिनिमम लिमिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ये बोला गया है कि निम्न में से किस विषय को बैंकिंग जागरूकता यानी बैंकिंग अवेयरनेस में शामिल नहीं माना जाता? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम? तो बहुत सारे ऑप्शंस है, करेंट बैंकिंग, पॉलिटिकल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टैटिक जनरल्स नॉलेज और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, D नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, थोड़ी सी बेसिक डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ बेसिक डिटेल में ये बताया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा तो इसका आंसर है ही, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस में बैंकिंग नियम, RBI नीतियाँ और वित्तीय संस्थाएं शामिल होते हैं। IT या प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट बैंकिंग सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? तो करेक्ट आंसर इज 1935 में। 1935 में ये
रिजर्व हुआ था। तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल ये है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा जारी करने और मौद्रिक नीति नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बता रहा है कि बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम में एनपीए का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज एनपीए स्टैंड फॉर इन बैंकिंग सिस्टम? तो करेक्ट आंसर इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। करेक्ट आंसर इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसमें बताया गया है कि डिटेल्स की ओर चलते हैं। इसमें ये बताया गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, यानी कि जब हम किसी से लोन लेते हैं 19 दिन तक कोई भुगतान नहीं होता है, उसे एनपीए कहते हैं। ठीक है, जिसने लोन ले रखा है उसको काफ़ी नॉलेज होगी इस चीज़ में। तो 90 दिन तक अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो उसे एनपीए कहा जाता है। इसका मतलब वह एसेट्स बैंक के लिए अब नॉन परफॉर्मिंग है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बैंकिंग सिस्टम CTS का पूरा नाम क्या है? आई थिंक इसका भी क्वेश्चंस का जो आंसर है काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे। चेक ट्रुकेशन सिस्टम। तो थोड़ा सा बेसिक डिटेल, क्योंकि आई थिंक अगर मैं बात करूँ इसकी डिटेल्स के बारे में, तो इसमें बताया गया है CTS एक डिजिटल सिस्टम है जो चेक को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकल क्लियर करती है, जो फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें, और चेक क्लियरनेस तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताया गया है भारत में बैंक नेशनलाइजेशंस में पहली लहर किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वेव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन टेक प्लेस इन इंडिया? आंसर इज 1969। तो अब इसे याद करने का कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर होना चाहिए। डिटेल्स में देखते हैं क्या था। तो 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने। यानी कि पहली लहर किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो पहली लहर हुई थी 1969। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए हमेशा इस क्वेश्चन को ये देखें कि भारत में बैंकिंग नेशनलाइजेशंस की पहली लहर पूछा गया है। ओके, तो ये 1969 से ही याद आ जाएगा कि प्रधानमंत्री इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने 14 बड़े जो है प्राइवेट्स बैंकों को निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है हमारा कि बैंकिंग प्रणाली CBS का अर्थ क्या होता है? तो CBS का अर्थ क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये भी काफ़ी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हमारे जानते होंगे कि कोर बैंकिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। CBS सिस्टम एक कस्टमर किसी भी ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन खाता का लेन देन कर सकता है। यानी कि CBS सिस्टम से जो कस्टमर होते हैं, आप जैसे कस्टमर किसी भी ब्रांच में जाकर किसी भी शाखा में अपने खाते का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, यह सेंट्रलाइजेशन ऑनलाइन नेटवर्क सिस्टम्स होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बैंक द्वारा जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज दर तय करती है, इस कार्य के लिए कौन सी संस्था प्रमुख है? Which institution is primarily responsible for determining its insert rate or deposit rate in bank in India? तो इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इस क्वेश्चन का जो डिटेल है वो है लास्ट में अपना। बैंक द्वारा जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज तय करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, और ये रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट तय करता है, जिसके आधार पर कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट और लोन इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन का जीके जीएस है। जितने भी हमारे बैंकिंग लेवल के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ इस जीके जीएस को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे रेलवे के स्टूडेंट्स और एसएससी लेवल के स्टूडेंट्स और जितने भी पढ़ाई में रुचि रखने वाले, जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं, उन्हें भी अगर जीके जीएस का ज्ञान चाहिए होता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जाएं, मुझे फॉलो करके जाएं, मुझे लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड फॉर लक योर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम।